सभी शहरवासियों से मेरा आग्रह है कि मंच पर पधारे। एक शाम गढ़ के नाम सूरतगढ़ का गढ़, जिसका इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है, के स्टेट्स में एक शिक्षा नगरी के नाम पर स्थापित करने का श्रेय आदरणीय आपकी आंखों के सामने जो प्रांगण है गढ़ का, और गढ़ का जो जीर्ण हिस्सा है, इसमें मंच के माध्यम से शुरू कर लेकर आए हैं। जिस बात को लेकर आए हैं, जिस मांग को लेकर आए हैं, उससे संबंधित अधिकारी जब हमारे बीच में पधारेंगे तो आपसे मिलवा दिया जाएगा, उनको अवगत करवा दिया जाएगा। बैठिए विराजी आप सब लोग। उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। जिस शहर में रह रहे हैं, उस शहर की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनके प्रति हमारा मान सम्मान भी बराबर का रहना चाहिए। जीवन चलाने के साथ साथ अपने इतिहास से जुड़े रहना, अपनी परंपराओं से जुड़े रहना, अपनी धरोहरों से जुड़े रहना। राजेंद्र जी भादु साहब भी पधार चुके हैं। आपका भी इस एक शाम गढ़ के नाम प्रोग्राम में आपका भी स्वागत है। मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय मास्टर ओम प्रकाश जी काड़वा साहब, पालिका अध्यक्ष नगर पालिका सूरतगढ़, जो शहर के आज के इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो उद्देश्य है, उसमें निश्चित रूप से इनका सहयोग जरूरी है। इस गढ़ को बचाने के लिए भी कार्यक्रम में स्वागत है चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। मेहमान आने शुरू हो गए हैं और अब थोड़ी देर में विधिवत रूप से कार्यक्रम धरोहर बचाओ समिति का गठन भी हो चुका है, जिसकी संयोजिका एडवोकेट पूनम शर्मा है और उन्हीं की टीम एक गढ़ एक शाम गढ़ के नाम शाम गढ़ के नाम कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और आज इस गढ़ के पुनरुद्धार के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक शाम सुविधाओं को धरोहरों को समेटे हुए। और इसके अलावा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय प्रवीण जी भाटिया साहब। इस पहचान की कड़ियों में एक से बड़ी कड़ी जुड़ती जा रही है, लेकिन जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो आपस में बनी रहे। पीछे की ये कड़ियां जैसे हमारा गढ़ सूरतगढ़ वासियों का है, एक परिवार का है। यहाँ जो भी बैठे हैं इस परिवार के आर्टिकल्स सरस्वती नदी पर, कालीबंगा पर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं और इनकी जिज्ञासा विषय के प्रति बड़ी संजीदा रहती है और जो टारगेट बना लेते हैं। इन्होंने जो टारगेट उस समय बनाया था संभव नहीं लग रहा था, लेकिन इरादे जब अच्छे होते हैं, जिन्होंने नौकरी के बारे में कभी सोचा नहीं था, वो लोग आज अच्छे पदों पर, प्रशासनिक पदों पर, शैक्षिक पदों पर विराजमान है बड़ी कुशलता के साथ। क्योंकि भाटिया आश्रम का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, शिक्षा और संस्कार। एसडीएम बनना अलग बात है, एसडीएम के पद पर रहकर किस तरह से लोगों से तालमेल भर जाता है, ये आदमी की फितरत होती है। लेकिन जब संस्कार उसके अंदर होते हैं तो वो सहज रहता है। और जो पेड़ जितना बड़ा और जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है, उतना ही विनम्र होता है। और जो जितने बड़े पद पर जाएगा उसको उतना ही। उच्च माध्यमिक विद्यालय रंगमहल में प्राचार्य पद पर रहूंगा, इनका गहना एक कहूंगा विनम्रता। अपोज नहीं करते ये,
बड़े सहज और शालीन और विनम्र, और क्रोध, गुस्सा तो मैंने शायद इनके चेहरे पर, इनके स्वभाव में कभी देखा ही नहीं। जितने ये ऊंचे जा रहे हैं, ऊंचा नाम हो रहा है, उतने और ज्यादा विनम्र होते जा रहे हैं। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए आप तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाएं, मान बढ़ाएं, क्योंकि इज्जत घर से ही होती है। और ये हमारे घर के बिल्कुल चिराग हैं और रोशन कर रहे हैं पूरे शहर के। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में सीनियर रिसर्च ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में ये राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी के सचिव, परीक्षाविद, इतिहासविद, पुरातत्ववेता, राजनेता। शहर एक शाम गढ़ के नाम कार्यक्रम में तो कोई ना कोई भावना है, कोई ना कोई जिज्ञासा है और कोई ना कोई एक टारगेट है। गणेश वंदना हम कोई भी अपना, इसीलिए तो सबसे पहले बोले पप्पा मोरे आरे। स्वागत करें विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम प्रकाश जी कालवा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर नितिन जी गोयल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अशोक जी नागपाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राजेंद्र जी भादू का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और इस गढ़ मानवता समिति और उसके पश्चात इस गढ़ के इतिहास की परतों के नीचे छिपी जो जानकारियां हैं वो हमें राजेंद्र जी प्रदान करेंगे। और इस गढ़ को बचाने के लिए, सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए क्या क्या हमें करना है उसकी पूरी फाइल राजेंद्र जी ने तैयार कर रखी है। तो हमें सारा काम सर्वप्रथम
माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं बड़ा अवसर प्रदान किया, ये मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं 7-8 महीने पहले आपने किया था, कहाँ तक उसका एक्सटेंशन था, उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा था उस बुक में। तो देखते देखते सूरतगढ़ का जिक्र भी हुआ कि सूरतगढ़ जो है वो क्या था, किस तरह का था। तो मैंने एक दो चीज़ें उठा करके देखी, कुछ बुक्स वगैरह। तो मुझे ये मिला कि 1799 ईस्वी में सूरतगढ़ की स्थापना। आपको पता ही है कि काफ़ी पुराना रिकॉर्ड पड़ा है। तो मैंने खंगालना शुरू किया। हालांकि पिछले 15-20 साल से मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, तो मुझे जानकारी थी और मैंने उसी से रिलेवेंट कुछ रिकॉर्ड निकाल करके देखा और बड़े हैरत अंगेज जो है मुझे उसमें चीज़ें देखने को मिली कि जो लोग लिख रहे हैं वो तो बस यूं ही लिखे जा रहे हैं और हम लोग जो है उनको कोट कर रहे हैं। आगे हम जो भी आर्टिकल लिखते हैं या बुक लिखते हैं उसमें उन लोगों को हम कोट करते जाते हैं कि भाई इन्होंने, ये इतने बड़े विद्वान हैं, इन्होंने ऐसा लिखा है तो अच्छा लिखा होगा, बड़े इतिहासकार हैं तो उन्होंने अच्छा लिखा होगा। ये सब चीज़ें हम मानते रहे हैं और उनके बारे में हम लिखते रहे और यही परंपरा चलती रही है। इतिहास में आप देखिए हम उसी को पढ़ते जा रहे हैं, जैसा विद्वानों ने लिख दिया उसको ही हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इसी दौरान जो है जब मैंने ये काम किया, मैंने अपना काम किया, सिरे आगे चढ़ाया उसको, उसी दौरान मेरे पास जो है पूनम जी का फ़ोन आया कि हमें आपका कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिला है, आप हमारे सूरतगढ़ के किले के बारे में कुछ जानते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं कुछ तो जानता हूँ जो शायद बाकी लोग नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जानते हो आप, कि इस किले को कब बनाया गया था, किसने बनाया था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? मैंने कहा बिल्कुल जानकारी है मेरे पास, ऑथेंटिक जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी सहायता लेंगे। मैंने कहा क्या है, क्या मामला क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो किला है, जो सूरतगढ़ का किला है, वो मतलब पहले के रूप में तो है नहीं, खंडर हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी एक ही विरासत है, एक ही धरोहर है, वो सूरतगढ़ का किला है जो कि महाराजा सूरत सिंह के समय में बना था। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेन सूरतगढ़ शहर में ऐसी कोई धरोहर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसको हम बचा करके रखें। तो जैसा भी है उसको हम बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं एक चीज़ की, इन्होंने जो मुझे प्रोसेस बताया कि हमने बहुत प्रयास किए, नगर पालिका में भी गए और भी कई तरह के डिपार्टमेंट में भी हमने जो है वो पता किया। तो मतलब ये कहा गया कि इसका कोई मालिक नहीं है और मालिक नहीं है तो उसका सरकार कुछ भी कर सकती है। ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमें सबको पता है कि सरकार ने, भारत सरकार ने जो है इसके लिए रूल बना रखा है, ठीक है। स्मारक संरक्षण जो है, पुरातत्व अवशेष अधिनियम बना रखा है, उसके तहत जो भी 100 साल से पहले की चीज़ है, जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। गवर्नमेंट को उसके लिए हम लिख सकते हैं अगर उनको पता नहीं है तो, लेकिन हिस्टोरिकल उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी का घर है 100 साल पहले का तो उसको भी रखा जा सकता है अगर उसमें उस तरह की कोई एंटीक कोई चीज़ है तो। अदरवाइज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसको तो हम रख सकते हैं। आपको पता है, इतिहास के विद्वान प्रवीण जी भी बैठे हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले जो है वो 1810 में जो है बंगाल रेगुलेशन बना था। जब बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे जो है एक नियम बनाया गया कि जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है उसको संरक्षित किया जाए। उनकी देखा देखी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 1817 में 1817 में एक रेगुलेशन पास किया गया था और उसके देखा देखी जो है पूरे देश में इस तरह के कई कानून बने। और हम ये देखते हैं कि 1904 में एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक कानून बना, राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम। 1904 के बाद में फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसमें कई तरह के सुधार किए गए, बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया गया था। देश आज़ादी के बाद में 1958 में उसमें करेक्शन हुए, फिर 1972 से लेकर के 76 तक उसमें मूर्तियों को भी जोड़ दिया गया था और भी बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल कर दिया गया था।
और अप्रैल 1976 से वो अधिनियम पूरे देश में लागू है। तो जितने भी ये अधिनियम बने हैं, कानून बने हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण करने के लिए बने हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो इतिहास, ये हमारा जो मतलब ज्ञान का अभाव या हमारी जो जानकारी है वो पूरी नहीं होने की वजह से हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो है वो खत्म हो रही है। मतलब ये बड़ी शर्म की बात मैं कहूँ हम लोगों के लिए कि हम इन चीज़ों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। हमें संरक्षण करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को यहाँ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के संरक्षण के प्रयास शुरू हुए हैं, तो अच्छी बात है, होने भी चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा, आप जानते हैं कि यहीं से थोड़ी दूर पे जो है कालीबंगा है, और कालीबंगा को एएसआई ने जो है प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर रखा है, उसका पूरा संरक्षण है। कालीबंगा में आप जाके देखोगे तो क्या देखोगे, पूरा पेड़ पड़ा है, ठीक है। कुछ भी आप वहाँ जाके मतलब आपको ये नहीं लग सकता कि यहाँ पे कुछ रहा होगा, किस तरह लोग रहते थे, ये सब आप लोगों को लगेगा ही नहीं। आप ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये टीले हैं यहाँ पे दो, बस वो बने हुए हैं। उसके बावजूद भी वहाँ उसको संरक्षित किया गया है। और आप जाओगे वहाँ तो जाकर के आप देखोगे, तो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, तो आपको ये एहसास होगा कि इस जगह के ऊपर भी जो है आज से 5000 साल पहले लोग चला करते थे, लोग रहा करते थे, उनका जीवन यहाँ पे हुआ करता था। तो वो जो ऐसी चीज है जो दिखने में कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उसका संरक्षण है, तो हमारे पास तो ये फिर भी दिखने के लिए है, काफी कुछ है, इसका संरक्षण हम कर सकते हैं। तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। जैसा आप जानते ही होता है कि सोर्सेज में कुछ लिखा होता है, लोग अपनी सोच की वजह से अपने मन से कुछ भी लिखते जाते हैं, ऐसा नहीं हो। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इन सब चीज़ों को मैं दिखाऊं जो वास्तव में सच है, और डॉक्यूमेंट है मेरे पास। आप खुद डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आप इस चीज़ को मानेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बात। बताऊँ कि मेडिवल पीरियड में जितने भी किले बनते थे, जितने भी शहर बनते थे, जनरली शहर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तो जो राजा होता था, शासक होता था, वो अपने नाम पे किसी शहर की स्थापना करता था, या अपने पिता के नाम पे करता था, या जो कोई शासक है तो अपने बेटे के नाम पर भी वो किसी शहर की स्थापना करता था, और उसी के नाम पे वो शहर पहचाना जाता था। आपका जो सूरतगढ़ है वो भी महाराजा सूरत सिंह ने स्थापित किया था। इसकी मैं एक विशेष बात बताऊं आपको, जो रिकॉर्ड में हमें देखने को मिलती है, जो आर्काइवल रिकॉर्ड है उसमें हमें देखने को मिलती है, यानी आप 18वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड उठा के देखोगे पुराना कंटेम्प्रेरी, तो आपको मिलेगा कि जितने भी शहर बसाए गए थे, सब जो राजा के द्वारा बसाए गए थे, सबके आगे श्री लिखा हुआ है। श्री सूरतगढ़, श्री अनूपगढ़, श्री सरदार शहर, श्री रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़, राजगढ़ है, चूरू है, राजल देसर है, ठीक है। लेकिन जो भी नगर राजा ने अपने नाम पे बसाए, उनके नाम के आगे श्री लिखा हुआ है, तो सीधे से हमें पता लगता है कि ये राजा ने ही बसाया था, ठीक है। उनके नाम पर ही इस नगर की, इस कस्बे की, शहर की स्थापना हुई थी। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये जो से आप मेरी बात कहिए या मेरा लेक्चर कहिए, जो भी है, इसमें हम 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि सूरतगढ़ की स्थापना कब हुई, दूसरी सूरतगढ़ का किला कब बना, और तीसरा महाराजा सूरत सिंह जिन्होंने इस किले को, इस सूरतगढ़ को बसाया, उनके शासनकाल के बारे में हम बात करेंगे। जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम लोगों के पास सबसे पहले प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि सूरतगढ़ का किला कब बना, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम बन गया था, ठीक है। ये सूरतगढ़ जो है वो 1799 में बन गया था। अब मैं अपनी बात करूंगा, यानी मैंने चरणों में नमन और मंच के समक्ष विराजमान सभी प्रबुद्ध जनों को ईश्वर स्वरूप मानते हुए नमन प्रणाम। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा बहन पूनम शर्मा को, जिन्होंने एक बहुत ही सफल प्रयास किया
और एक असहमति जताना चाहूँगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार के एक कथन से। इन्होंने कहा कि जब मैं संबोधित करूंगा तो हो सकता है कि आपको मेरी बातें रोचक ना लगे। मैं रोचक की बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने एक फिल्म चल रही है जिसे डॉक्टर राजेंद्र कुमार अपने बेहद शानदार और सधे हुए शब्दों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर राजेंद्र कुमार के लिए बनती हैं, क्योंकि उन्होंने हम सब के एक भ्रम को दूर कर दिया कि सूरतगढ़ की स्थापना कब हुई थी। अब हम बहुत ही पुख्ता तरीके से कह सकते हैं कि 5 अक्टूबर 1787 को सूरतगढ़ की स्थापना हुई, और ये हाइपोथेसिस है डॉक्टर राजेंद्र कुमार का। सूरतगढ़ का नागरिक होने के नाते मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस भ्रम जाल को समाप्त किया जो बरसों बरस से हमारे जहन में या हमारी आंखों के सामने था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब आप बोल रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि सोढल सूरतगढ़ में परिवर्तन हो रहा है। 5 अक्टूबर 1787 को सूरतगढ़ की नींव रखी जा चुकी है और क्रमिक रूप से विकास का कार्य हो रहा है। ईंटों के लिए मुकाता दिया जा चुका है। यहाँ ईंटों पर डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बात 1997 की है, जब मैं सूरतगढ़ में नियुक्त हो चुका था। लगभग 1 वर्ष हो चुका था सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ में सेवाएं देते हुए। तो मेरे मित्र थे डॉक्टर विघ्नेश कुमार त्यागी, आप राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में इतिहास के व्याख्याता के तौर पर कार्यरत थे। तो अक्सर हम लोग बारीक निरीक्षण किया करते थे, और तब मैं अपने आप को एक छोटा मोटा पुरातत्वविद भी मानने की गलतफहमी कर चुका था, क्योंकि इतिहास और ज्ञान का कोई था नहीं है, अंत नहीं है। उन दिनों हम लोग जब ये दीवारें थी तो बारीक विश्लेषण करते थे, तो हम एक बात पाते थे कि कुछ ईंटें इन दीवारों में लगी हुई हैं जो तत्कालीन समय के ईंटों के साइज से बड़ी हैं, और हम लोग ये मानते थे कि ये गुप्त कालीन ईंटें हैं जो कि रंग महल से, जहाँ वर्तमान में मेरा पद स्थापन है, वहां से उठाकर और यहाँ लाई गई हैं, क्योंकि मुकाता दे दिया गया। लेकिन ईंट निर्माण उस समय बहुत ही मुश्किल कार्य रहा होगा, क्योंकि पानी की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो कुछ ईंटें वहां के ठेहड़ से लाई गई। अद्भुत जानकारियां थी डॉक्टर साहब। मेरे सामने ये दृश्यावली आ रही थी कि कुछ लुटेरों ने सामान को लूटा, और सैनिकों की जो शमशीर थी, जो तलवार थी, उसकी खनक से वो भाग भी रहे थे। आपके शब्द अद्भुत थे, जानदार थे, शानदार थे, भ्रम को मिटाने वाले थे, और आपका हाइपोथेसिस बहुत ही अद्भुत है और प्रमाणों के साथ है। एक बार पुनः आपको बधाई और आभार सूरतगढ़ का नागरिक होने के नाते। सूरतगढ़ को अगर मैं कहूं कि ये खूबसूरत गढ़ है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसका कारण भी मैं बता देता हूं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने हमें बताया, सूरतगढ़ की स्थापना से लेकर और लगभग 30-35 वर्ष के इतिहास के बारे में जब क्रमिक रूप से सूरतगढ़ विकसित हुआ, ऐसा था कि लगभग आज से 5000 साल पहले सूरतगढ़ और उसके आसपास के परिक्षेत्र में जो मानव चहल पहल थी वो शुरू हो गई थी। कालीबंगा एक विकसित नगर के रूप में स्थापित हो चुका था, और उसके आसपास छोटे छोटे गांव रूपी
अनेक बस्तियां थी, जिनमें से एक रंग महल और अनूपगढ़ के पास बरोड़, और हालांकि चक 86 और तरखान वाला डेरा जो पुरातात्विक स्थल है वो आर्यकालीन माने जाते हैं, लेकिन वहां चहल पहल थी, ये हम मानते हैं। और फिर जब आर्यों का आगमन होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और सूरतगढ़ के प्रत्येक बाशिंदे के लिए एक गौरव की बात मैं बताना चाहूंगा, और वो बात ये है कि संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद के अनेक मंत्रों और ऋचाओं की रचना सूरतगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में हुई। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि पूरा संसार अनपढ़ था, तो हमारा सूरतगढ़, हमारा श्री सूरतगढ़, हमारा ये खूबसूरत गढ़ जो है वो विद्या और वाग देवी के आशीर्वाद से परिपूर्ण था, और संसार की प्रथम पुस्तक लिखी जा रही थी। प्रथम शताब्दी में अगर सीधा ही हम बीच के काल को समाप्त करते हुए आए, तो प्रथम शताब्दी में कुषाणों की 2 राजधानियां थी। एक तो मथुरा के रूप में जानी जाती थी और एक पेशावर के निकट पुरुषपुर के रूप में। तो ये 2 राजधानियों में जो व्यापार का सिलसिला था वो वाया रंग महल होता था, क्योंकि कुषाणों के शासक कनिष्क के अनेक सिक्के हमें जहां से मिलते हैं, रंग महल से प्राप्त होते हैं, आसपास के क्षेत्र से मिलते हैं। और गुप्तकालीन समय में, यानी आज से 1600 साल पहले, हम लोग काफी चरम पर आ गए, और आप रंग महल की जो मूर्तियां हैं, गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, अद्भुत मूर्तियां हैं, वो आप नेशनल म्यूजियम दिल्ली में और इसके अतिरिक्त राज्य संग्रहालय जयपुर में, बीकानेर में भी आप देख सकते हैं। तो बड़ी विरासत हमारी समृद्ध रही, ये मैं कहना चाहूंगा। अब बात आती है कि वर्तमान में मैंने इसे क्यों खूबसूरत गढ़ के रूप में कहा। जब बहन पूनम शर्मा ने मुझे फोन किया कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करना चाहते हैं, तो मुझे एक बार भी लगा कि ऐसी कवायदें, ऐसे प्रयास हम लोग पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ, तो मुझे देखकर बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ कि हम लोग राजनीति विज्ञान में इस बात का अध्ययन करते हैं। एक शब्द है नागरिक समाज, यानी कि सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है, नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज की 3 मोटी बातें मैं बताना देना चाहता हूं कि वो एक किसी पवित्र लक्ष्य को लेकर काम करता है, वो राजनीति से पूर्णतः पृथक होता है, और इसके अतिरिक्त उसमें प्रबुद्ध जन होते हैं। ये उसकी 3 मोटी विशेषताएं मैं कह सकता हूं। और मैंने नागरिक समाज के बारे में किताबों में पढ़ा था, पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार उसे मैंने मेरे शहर सूरतगढ़ में देखा। मैं आभार व्यक्त करूंगा सभी राजनेताओं का, प्रबुद्ध जनों का, जिन्होंने आज एक साथ एक मंच पर इकट्ठे होकर हम सबको दर्शन कराए कि देखिए नागरिक समाज इस प्रकार का होता है। तो सूरतगढ़ के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, सूरतगढ़ के लोगों के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक नागरिक कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग सूरतगढ़ से सीख सकते हैं। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट और है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा उसका, पर हाँ सफदरगंज के अंदर एरिया में है। वो भी ऐसे पुराने किलों को अडॉप्ट करके इनको रिवाइव करता है। अगर अपने यहाँ भी इन तरह के किलों को रिवाइव किया गया तो रियल मानिए ये सूरतगढ़ जो भाटिया साहब ने बहुत ही अच्छा से नाम दिया खूबसूरतगढ़, रियली वो वास्तव में खूबसूरतगढ़ ही हो पाएगा। मैं आपको इतना कहूँगा, भाटिया साहब तो इस सूरतगढ़ की देन है, वो हमारे यहाँ के आनंद कुमार हैं जी, और बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने लगभग पिछले 20 सालों से मैंने सुना उनके बारे में, और किस तरीके से वो सूरतगढ़ को डेवलप कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम्पल फॉर दैट। टेलीफोनिकली बात होती थी भाटिया साहब, आज सवेरे से आपके दर्शन हो गए।
सो इन दैट सेंस मैं आई वुड जस्ट काइंड टू एंड इट, मैं अपना समाप्त करना चाहता हूँ। पर मैं ये कहता हूँ कि जो बीज आज बोया गया है, जिस तरीके से किसी ने सूरत सिंह ने ये सूरतगढ़ बसाया था, आज हमें वापस जनप्रतिनिधि के रूप में उन सूरत सिंह की ज़रूरत है जो इस गढ़ को बचा सके, जो सूरतगढ़ को खूबसूरत गढ़ बनाने में अपना योगदान। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा वंस अगेन पूनम जी से। वास्तव में सिर्फ एडवोकेट होकर अपने केसों के लड़ने की जगह कुछ जन जागृति लाने का जो काम किया है, वो रियली मुझे लगता है राजस्थान बड़े आपको देख रहा है एक्सपेक्टेड आइज से। बहुत से फोर्ट्स ऐसे राज कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर में हम भी चाहेंगे कि भटनेर में भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो, वो भी फोर्ट डीजनरेट हो रहा है। सो थैंकफुल टू आप सब आयोजकों का, आप सब जनता का जिन्होंने मंत्रमुग्ध होकर इतने टाइम में सुना इस चीज़। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं भी। हौसले ना होंगे ये पंक्तियाँ हमारे पारस जी, मैंने इनका नाम पारस रखा है, अपने सुनील भाटिया जी का नाम मैंने पारस रखा, जो भी टच करता है पारस बन जाता है। जिंदगी में जब तक हौसले ना होंगे, नीतिगत जीवन में फैसले ना होंगे, उग नहीं पाएगी नई पौध सृष्टि की, जब तक हर पेड़ पर घोंसले ना होंगे। एक बहुत अच्छा विचार पूनम जी ने दिया है, मैं उनके सादर नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और पधारे से अतिथियों का भी बहुत हृदय से आभार एवं जैसा प्रवीण जी ने कहा एक सामान्य जन होने के नाते उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किले को जो है संरक्षण मिले। मैंने बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट से बात की है जो जयपुर में भी है और कई जगह पे भी है, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आप जो है अपने जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं उनको एक चिट्ठी लिखिए और उसके तहत उसके थ्रू जो है हम लोगों तक ये डिपार्टमेंट में पहुंचेगी तो हम इसके लिए जरूर काम करेंगे। और वास्तव में मैं जो अपनी सोसाइटी है आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी सोसाइटी, उसके थ्रू भी जो एक लेटर लिखूंगा अपने श्री गंगानगर कलेक्टर को, और इंटेक का भी मैं मेंबर हूँ, उसके थ्रू भी मैं एक लेटर लिखूंगा और बाकी मैं आप लोगों को सोर्सेज दे दूंगा, ये जितनी भी हैं आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, तो हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो उम्मीद है, आशा है कि ये किला जो है वो हमेशा इसी तरह से हम लोगों को दिखाई देगा। बहुत समिति सदस्यों से आग्रह है कि उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अक्सर जनता के बीच रहने वाले एक्टिव का, बहनों का, बंधु भगिनियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ धन्यवाद, क्योंकि मुझे अवसर सबसे लास्ट में मिला है बोलने का। तो वही है कि जैसे नितिन सर ने कहा था कि दबाव रहता है अंतिम जो बोलते हैं उन पे, और ये बात सही भी है क्योंकि सब लोग लेट हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ मैं धन्यवाद जरूर प्रेषित करूँगी उन लोगों का जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को करवाने के लिए हमारा बहुत बहुत सहयोग किया, हमारा आर्थिक और साथ में हमारा जो मानसिक मनोबल है, ये सब चीज़ को हमको सपोर्ट किया, क्योंकि एक व्यक्ति इस तरह से प्रोग्राम नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे बैकबोन नहीं हो। तो हमारी बैकबोन जो आज के दिन बने वो हमारे एकदम निस्वार्थ भावी जो समाज सेवी हैं लड्डू भाई मुद्गल, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमको फाइनेंस किया। साथ के साथ उसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करती हूँ अनिल जी धानुका को कि उन्होंने हमको आर्थिक सहयोग किया। उसके बाद में मैं धन्यवाद देती हूँ श्री प्रवीण जी अरोड़ा को जिन्होंने हमको आर्थिक सहयोग दिया। उसके बाद शरणपाल जी मान जो अभी तो यही मैंने देखे थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे, शायद बैक साइड में होंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग अगर हमारे साथ में इस प्रोग्राम को कराने के लिए हमारी बैकबोन नहीं बनते तो आज ये इस तरह से प्रोग्राम होना बड़ा मुश्किल था।
तो इनका विशेष धन्यवाद। उसके बाद में धन्यवाद की श्रृंखला में हमारे विशिष्ट अतिथि भाटिया जी और हमारे बाहर से पधारे हुए जो हमारे जिन्होंने हमारे को आज ये इतना अच्छा दिन दिया है कि हम जब सुबह उठेंगे तो हमारे को ये चीज़ पूरा प्रोग्राम, और सुबह क्यों, आप तो ये प्रोग्राम हर दिन याद करेंगे। बताइए क्या गलत बोल रही हूँ? 5 अक्टूबर हमारा स्थापना दिवस अब हम प्रतिवर्ष मनाया करेंगे। और जो नितिन सर ने थोड़ी सी शिकायत की कि बाद वाले वक्ताओं को थोड़ा सा दबाव होता है कि कम बोलें, तो सर हम जब आगे प्रोग्राम करेंगे ना तो आपको पूरा समय देंगे और हम और भी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। आपने लास्ट में बोला, बहुत सुंदर बोला, और हम चाहेंगे कि फिर से आपका इसी तरह से ही हमको एक शाम फिर इस तरह से बिताने को मिले और अपन लोग सब इसी तरह से इतिहास को दोहराएं और प्रतिवर्ष अपना ये सूरतगढ़ स्थापना दिवस, खूबसूरतगढ़ स्थापना दिवस मनाएं। और सूरतगढ़ को खूबसूरतगढ़ कहना शुरू ही कर दीजिए, क्योंकि आगे आगे जब भी श्री भाटिया जी का मैं बहुत बहुत इस चीज़ के लिए हमको प्रेरित करने के लिए बड़ा धन्यवाद दूंगी कि सर आप बस हमें कहे जाइए और हम इसको इसी तरह से आगे हम करते जाएंगे, चलते जाएंगे। हमारे साथ में जो मेरे सहयोगी हैं उनको सबको धन्यवाद। सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी टीम बन करके हम पूरे सूरतगढ़ शहर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। आप लोग यदि सहयोग देंगे तो, क्योंकि लोगों का सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है, तो आप सहयोग करें और हम आगे बढ़ें। बस अपना साथ और सबका विकास, पूरे शहर का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये पूरे प्रोग्राम के बाद में गढ़ अपने पुराने हाल के ऊपर वहीं खड़ा किसी आश के अंदर। शहर की नागरिकों से अपेक्षा रखता हुआ, इस शहर को देखता हुआ।